Good morning student. Welcome to SBI online class 7 subject हिंदी लैंग्वेज लेसन 2 वर्ण विच्छेद। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विच्छेद में व्यंजन के अन्य विशेष व्यंजन जो हैं उनको समझाऊंगी। उससे पहले मैं आपको स्मरण करा दूं कि मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था। तो कल आपने वर्ण विच्छेद के अंतर्गत व्यंजन किसे कहते हैं ये पढ़ा, व्यंजन के कितने भेद हैं और ये भी समझा। तो व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और इसमें 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण मतलब अक्षर होते हैं और प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान अलग अलग स्थानों से होता है, जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से। ठीक है। इसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में मैंने बताया था ऐसे व्यंजन जो हमारे कंठ में पहले से ही विद्यमान होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? या, र, ला, व। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय हमारे कंठ में घर्षण होता है और गर्म वायु शब्दों का उच्चारण करते समय बाहर आती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? श, श, स, हा। इसके बाद है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा ऊपर उठकर तुरंत नीचे झटके के साथ गिर जाती है, अर्थात जिह्वा तालु का स्पर्श करते हुए तत्काल नीचे गिर जाती है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है। कौन कौन सी? ड और ढ। अब इसके बाद बच्चों हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ अन्य विशेष व्यंजन और क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें है संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो है श्र, छ, त्र, ज्ञ और श्र। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं ये किन वर्णों के योग से बने हैं इन्हें आप समझिए। अर्ध व्यंजन, पूर्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उसके बाद उदाहरण। अर्ध व्यंजन। अर्ध व्यंजन का वर्ण में नीचे हलंत लगने से वर्ण अर्ध हो जाता है, अर्थात उसमें आ की ध्वनि अलग हो जाती है। पूर्ण व्यंजन सा। अब का अर्ध और सा पूर्ण व्यंजन दोनों को मिलाने पर संयुक्त व्यंजन बना छा। उदाहरण रक्षा। इसके बाद अर्ध व्यंजन ता और पूर्ण व्यंजन रा। अर्ध और पूर्ण दोनों व्यंजनों को मिलाने से संयुक्त व्यंजन बना त्रा। उदाहरण नेत्र। इसके बाद तीसरा शब्द है जा। जा में हंत लगने से ये भी अर्ध हुआ और पूर्ण व्यंजन या। तो जा और या बन के संयुक्त व्यंजन क्या बना? ज्ञा। उदाहरण यज्ञ। चौथा है शब्द शा। शा के नीचे हलंत लगा हुआ है। पूर्ण व्यंजन रा। अर्ध शा और पूर्ण रा मिलके संयुक्त व्यंजन बना श्रा। उदाहरण
श्रम। संयुक्त व्यंजन के बाद आता है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या है? जब एक ही व्यंजन का पहली बार बिना स्वर के 2 बार प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन कहते हैं। फिर से सुनिए, द्वित व्यंजन क्या है? जब एक ही व्यंजन का पहली बार बिना स्वर के 2 बार प्रयोग किया जाता है, अर्थात पहला जो शब्द होगा वो स्वर रहित होगा और जो दूसरा शब्द होगा वो स्वर सहित होगा, तो उन्हें क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन कहते हैं। पहले अर्ध व्यंजन, पूर्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उसका उदाहरण। का, अर्ध व्यंजन, का में हलंत लगने से का अर्ध हुआ। पूर्ण व्यंजन का, आधा का और पूर्ण का मिलकर संयुक्त व्यंजन बना कक। उदाहरण मक्का। इसके बाद अर्ध व्यंजन चा, पूर्ण व्यंजन चा, अर्ध चा और पूर्ण चा। संयुक्त व्यंजन में आधा चा और पूर्ण चा हुआ। उदाहरण कच्चा। इसके बाद ता, हलंत लगने से आधा ता, पूर्णता। इन दोनों के संयोग से संयुक्त व्यंजन है तत् और शब्द निर्मित हुआ पत्ता। चौथा शब्द है ला। ला में हलंत लगने से ला आधा हुआ और पूर्ण ला, आधा ला और पूर्ण ला। संयुक्त व्यंजन में लिखा आधा ला और पूर्ण ला। उदाहरण बल्ला। अब द्वित व्यंजन के बाद है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में क्या है? जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे अर्ध व्यंजन, पूर्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उसका उदाहरण। पहला, अर्ध व्यंजन में धा, पूर्ण या। संयुक्त व्यंजन क्या बना? ध्यय और उदाहरण ध्यान। इसके बाद अगला शब्द है ना। ना में हलंत लगने से ना अर्ध हो गया। पूर्ण व्यंजन माँ, संयुक्त व्यंजन आधा माँ और आधा ना और पूर्ण माँ। शब्द बना आपका जन। तीसरा शब्द है वा। वा में हलंत लगने से वा अर्ध हुआ और दा, शब्द बना वध और उदाहरण आपका शब्द। इसके बाद अर्धशा, पूर्ण माँ, संयुक्त व्यंजन शम और उदाहरण में रश्मि। मैं इसे पुनः दोहराऊंगी बच्चों, ध्यान से सुनिए। कुछ अन्य विशेष व्यंजन, पहले आपने जो 4 व्यंजन जो पढ़े थे उनके अलावा कुछ अन्य विशेष व्यंजन भी हैं, तो उनमें सबसे पहले है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाली व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रा, ता, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। अर्ध व्यंजन, पूर्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उदाहरण। अर्ध और पूर्ण व्यंजन, इन दोनों व्यंजनों के संयोग से बना संयुक्त व्यंजन और फिर उसका उदाहरण। पहला शब्द है का में हलंत लगने से शब्द बना आपका शा। इसके बाद संयुक्त व्यंजन में आपका क्या आया? का और शा मिलकर के छा। उदाहरण रक्षा। ता, अर्ध, पूर्ण शब्द रा। अर्धता और पूर्ण रा मिलकर शब्द बना ता। त्रा, उदाहरण नेत्र। अर्ध व्यंजन में जा, हलंत से आधा हुआ। पूर्ण व्यंजन इया, जा और इया से शब्द निर्मित हुआ ज्ञा और शब्द बना आपका यज्ञ। इसके बाद है शा, अर्ध और पूर्ण रा। अर्धशा और पूर्ण रा के संयोग से शब्द आपका बना श्रा और निर्मित उदाहरण श्रम। इसके बाद है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या है? जब एक ही व्यंजन का पहली बार बिना स्वर के 2 बार प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। अर्ध व्यंजन
का, पूर्ण व्यंजन का, संयुक्त व्यंजन आधा का और पूर्ण का, उदाहरण मग का। इसके बाद अर्धचा, पूर्णचा, अर्ध और पूर्णचा, चच, उदाहरण कच्चा। आधाता, अर्धता, उसके बाद पूर्णता, संयुक्त व्यंजन में तत और उदाहरण पत्ता। इसके बाद अर्धला, पूर्णला, संयुक्त व्यंजन लल, उदाहरण में बल्ला। इसके बाद द्वितीय व्यंजन के बाद है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग व्यंजन से मेल होता है तब उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। अर्ध व्यंजन, पूर्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उदाहरण। अर्ध व्यंजन में क्या है कि धा और पूर्ण व्यंजन या, संयुक्त व्यंजन ध्याय, उदाहरण ध्यान। इसके बाद है दूसरा ना, पूर्ण व्यंजन माँ, आधा ना और माँ, संयुक्त व्यंजन में, उदाहरण इसका हुआ जन्म। इसके बाद बा, अर्ध है, पूर्ण दा, शब्द बना इसमें संयुक्त व्यंजन का वध और उदाहरण में शब्द। इसके बाद शा, अर्ध, पूर्ण व्यंजन में माँ और संयुक्त व्यंजन में शम, उदाहरण में आएगा रश्मि। बच्चों अब आप व्यंजन के कितने भेद होते हैं वो आपने कल पढ़ा। आज आपने कुछ अन्य विशेष व्यंजन जो होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा व समझा। आज आप इन व्यंजनों को भी अच्छे से स्मरण करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello, my dear student. Have a marvelous morning to one you all. I welcome you on your video lecture class. Student, these days we are studying the chapter A Chase of Cheers that was continued last 4 classes. Today it will be completed. So I just want to memorize in the last story. What was the last story? The story was that when they both were arguing for the fair, and at that time some gentleman came there and they really surprised Mr. Balvinder Singh, Mr. Uncle Badrinath. They surprised to see them, and there was a film director Kapoor, and there was also a person with him, his assistant Gajanan. So he turned to the man with the briefcase. So these people came there to ask a permission to release that shot that he did from beginning to the end. शुरू से लेकर अंत तक जो उन्होंने उनका चेजिंग का जो शॉट लिया था उसकी परमिशन मांगने आए थे कि क्या मैं इसको अपनी मूवीज में दिखा सकता हूँ। फाइन, यस सर, ही सेड। उन्होंने कहा हाँ, पे गिव कपूर ऑर्डर। अंकल बद्रीनाथ से परमिशन मांगी तो कपूर सर ने बोला कि इनको पे कर दो। गजानन ओपन द ब्रीफ केस क्विकली एंड ब्रॉट आउट वर्ड ऑफ नोट्स। उन्होंने अपना ब्रीफ केस खोला और इससे नोट की एक गड्डी निकाली। देयर आर 5000 रुपी इन इट। बोला इट्स 5000 रुपी, 5000 रुपी है। कपूर सेड आई होप दिस विल डू। इट मीन्स टू से it's the actual cost of your scene. Please sign this receipt. You have to sign this receipt. आपको इस receipt में sign कर देना है। Uncle Badrinath took the bundle of notes and signed the receipt. उन्होंने हाथ में नोटों का बंडल ले लिया, notes का बंडल ले लिया, and then he signed in that receipt. Then Kapoor took a look at the receipt and passed it into the Gajanan. उन्होंने देखा उसको रसीद को that Uncle Badrinath had signed it, and then after he passed that receipt to Gajanan. Gajanan was his assistant. They both people came there, and you saved me a lot of trouble. You have saved me from the trouble, from the disturbance, because I was worried, I was bothered
about the thing that you will give me the permission of releasing your shoot or not. When the picture will be released, I'll send you some complimentary tickets. Complimentary tickets flat appreciation, you can say कि जब ये मूवी रिलीज होगी तो मैं तुमको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स भेजूंगा एंड यू हैव टू कम देयर टू सी टू वॉच दैट मूवी. हिप हिप हुर्रे, Jaggu jumped with a joy. Jaggu, the person who was working as an assistant at Balvinder Singh office, Badrinath office, उनके ऑफिस में काम करता था. वो बहुत एक्साइटेड था. He was very much excited at this time. बहुत खुश था उस समय वो. My taxi will be shown in the film. Oh, I can't believe what a good day it has been. Balvinder said, but cried Balvinder Singh. Balvinder Singh is a taxi driver. He cried. He cried with excitement. He was very happy. He was very enthusiastic at this time. So he said that my taxi will be released. मेरी taxi movie में दिखाई जाएगी. And I can't believe. It's an unbelievable thing for me. It's an unbelievable thing for me. I can't believe it. And that will be a good day for me. That will be the happiest day for me. After a few minutes, he took out 600 rupees from the bundle and gave it to Balvinder Singh. Keep 100 rupees at Bakshish Sarkar ji. इसके बाद बद्रीनाथ ने 600 रुपये निकाले पॉकेट से and he gave it to Balvinder Singh. And as a bakshish, you have to keep 100 rupees. That is the trip for you. And now you go and have your lunch, please. You are already late because you have already said to me that I am feeling very hungry. I am very hungry for a long time. So take it, 600 rupees and 100 rupees as a bakshish, 100 rupees as a reward for you, and go and have your lunch because you are already late. तुम्हें पहले ही बहुत देर हो चुकी है. Oh, long live Babuji. He is addressing Badrinath as a Babuji, and Balvinder Singh said, but what do you mean by go and have your lunch? इसका क्या मतलब है? जाइए और लंच करिए. Babuji, come with me to my favorite dhaba, and you have to come with me. You all have to come with me. Means Badrinath and Jaggu, you have to come with me to that dhaba, my likings place where I used to take dinner and lunch. Both of you, I'll throw a party today. I'll give you a party today because I'm very happy, and I'll tell you, you will have never tasted such scrumptious parathas and chickens curry anywhere before. Splendid, मतलब शानदार. इतना शानदार पराठा और करी आपने कभी भी नहीं खाई होगी. It's really very tasty. It's really very delicious. You have never tasted such a food anywhere. So, oh God, what a day! Oh God! Again he is memorizing. Again he is remembering. He was into the imagination. That what a day! That day will be very memorizing day for me, memorable day for me, because my taxi and I both will be shown in a film. My taxi means my taxi and I, Balvinder Singh, will both shown in that film. He opened the door of the taxi and all three got in. Got into him मतलब चढ़ना. टैक्सी का डोर खोला और तीनों उस टैक्सी में चढ़ गए. It speed away as fast as if it was still chasing him. उतनी ही स्पीड उस टैक्सी ने पकड़ ली जैसे कि वो बिल्लू thief का पीछा कर रही. Means the speed of taxi was really very fast. So because it was first because the three were very excited, the three were very happy, and they were going to have their lunch because it was a good time for them. And Balvinder Singh was really into this state of imagination. He was thinking that my movies will be released and I and my taxi will be shown in that movie. So students, this is the chapter that is completed, and I think you enjoyed this story very much. It's an interesting story. I hope so. It's a good story for you, and the exercise related to the chapter are given here. And the first thing is that
Tick the correct option. Tick the correct option. So the first one is at 61. Uncle Badrinath was full of enthusiasm. You have to clear enthusiasm. The second one, Mr. Vikram's car had just been stolen by. Stolen by? What is the correct option? B. The third one, Uncle Badrinath ordered Dash to drive faster. The correct option is Balvinder Singh. The correct option is Balvinder Singh. The fourth one, you have Dash, my car beyond repair, cried Uncle Badrinath. So you have damaged. You have to clear damaged. The correct option is damaged. You have damaged my car beyond repair, cried Uncle Badrinath. The fifth one, I shot your chase sequence dash from start, said Raj Kapoor. So the right option is right. I shot your chase sequence right from start. So this is the multiple choice, and the second exercise, fill in the blanks. Hardly had Uncle Badrinath finished speaking and dash his cup of tea. Picked up. You have to clear picked up. Picked up. You have to clear so that your sentence will be completed. Second one, Uncle Badrinath was in the dash front seat with Jaku. Front seat with Jaku. The 3 number option, Vikram opened the door of the taxi and dash rushed towards his car. Rushed towards his car. It's a 3 number sentence. The sentence number 4 is, Uncle Badrinath looked dash at the sudden arrival of these gentlemen. Puzzled. Puzzled is the correct option. And the 5th one, Gajanan opened the dash quickly and brought out wad of notes, briefcase. The correct option is briefcase. So student, your exercise A and B are completed. Your chapter is completed, and the written notes and the PDF of the written notes will be given to you very soon. So in your next class, we will continue language portion because 2 chapters are completely completed. And if you have any problem, you can ask me in your queries class. Till then, thank you and have a nice day to one and all. Myself Rakesh Kumar, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.2 तक अध्ययन कर लिया था। आज एक्सरसाइज नंबर 2.3 का अध्ययन करेंगे। इसमें परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। इन 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करके उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट है आपके 1 पार्ट है। तो एनी 2 पार्ट हम आपको बताए दे रहे हैं। तो पहला ही बता रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 7/11 को 5/4 से गुणा करें। तो 7/11 और गुणा 5/4। भिन्नों में गुणा की प्रक्रिया में अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ करते हैं। तो 7 का 5 के साथ 7 पंचे 35 और हर का हर के साथ यानी 11 का 4 से तो 11 चौको 44। इनमें से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बस इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे और ये आपको आंसर मिल गया। इसका 4th पार्ट है -3/17 को इनको -5/-4 से गुणा करना। तो माइनस से माइनस तो इसमें कट जाएगा, तो ये दिया। इसको हम दूसरे तरीके से -3/17 और गुणा 5/4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे का। तो अब अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ ही गुणा करेंगे तो बराबर -3 गुणा
5 बराबर -15 और बटे 17 चौको 68 68। ये आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट भी आप देख लीजिए। 7th पार्ट में है -3/5 को -3/5 आपको नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, गुणा -4/7। तो बराबर अंश का अंश के साथ गुणा करने में पहले चिन्हों का, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो +3 चौको 12 और बटे 5 का 7 से करेंगे तो 35 हो जाएगा। 5 × 35 और ये आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट आप कर सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी है गुणा करें। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम वैसा ही है, बस इसमें पहला पार्ट देखिए, इसमें भी आपके 8 पार्ट अच्छे पार्ट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपका -5/17 इंटू 51/-60। अब चूंकि इसमें अंश और हर दोनों में ये ध्यान देना है कि कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जिससे ऊपर नीचे वाली संख्या कैंसिल हो रही हो। तो 5 से 60 कट जाएगा। तो पहले तो इस माइनस से इस माइनस को ही कैंसिल कर देंगे। 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो 12 आ गया है। 17 से 51 में भाग चला जाएगा तो 17 एकम 17, 17 × 51 = कितना बच गया? 3/12। और 3/12 में भी 3 से भाग अंश बाहर दोनों में चला जाता है, इसलिए 3 एकम 3, 3 चौको 12 बराबर 1/4। ये आंसर आ गया। दोनों में आपने डिफरेंस समझ गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट देखिए। 4th पार्ट में है 6/17 को गुणा करना है -49/36 से, तो 6 से 36 कट जाता है। 6 एकम 6 और 6 × 36। अब चूंकि 17 और 49 अब कोई नहीं कट रहा है, तो अंश का अंश के साथ गुणा, तो 1 का 49 से करेंगे तो -49 हो गया, और बटे 17 को 6 से करेंगे तो 17 × 6 = 102 और ये आंसर मिल गया। शायद समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित को सरल करो और परिणाम को मानक रूप में लिखिए। तो सेम वैसा ही है। तो नंबर 1 पहले इसको सरल करना है, फिर इसको मानक रूप में ही लिखना है। तो -16/21 गुणा 14/5। सब इसी तरीके के हैं, तो यही एक देख लेते हैं इसे। तो देखो 7 से 14 भी कट रहा है और 21 में भी भाग जा रहा है, तो 7 दूनी 14 और 7 त्रिका 21। अब किसी का किसी में भाग नहीं जा रहा है, तो अब हमको अंश का अंश में गुणा करना है। तो -16 दूनी 32 और बटे 5 तिहाई 15। अब चूंकि इसका अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, इसलिए हम इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे। तो 15 दूनी 30, तो 32 में 30 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा, और बटे 15 माइनस आगे और लगा लेंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका 5th पार्ट और देखिए। 5th पार्ट में है -9/16 गुणा -64/-27। तो इसमें तो ऑलरेडी ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 16 से 64 में भाग चला जाएगा, तो 16 एकम 16 और 16 चौको 64।
9 से 27 में कट जाएगा तो 9 एकम 9 यानी -1 आ गया और 9 तिया 27। तो ये बराबर हो गया, अंश का अंश में गुणा करेंगे तो -4 यानी -1 गुणा 4 बराबर -4 बटे 1 गुणा 3 तो 3 हो गया। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करेंगे तो 3 का भाग देंगे तो -3 एकम 3, 1 बच गया 1 बटे 3 और ये आंसर हो गया। शायद आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 तक। आपके पास काफी क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 में लगभग 18 क्वेश्चन हो गए, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लास 7 ज्योग्राफी पार्ट 2 पृथ्वी चैप्टर को समझा रही थी। आज इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और इसका आगे का रिवीजन करवा रही हूँ। तो चट्टानों के प्रकार बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने जा रही हूँ, चट्टानों के प्रकार बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चट्टान 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, कांतीय चट्टानें और अवसादी चट्टानें। आग्नेय चट्टानें यानी एग्नियस रॉक। तो मैंने आपको बताया था कि इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है बच्चों। आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी ये चट्टानें आग्नेय चट्टानें की शब्द से ली गई, इग्नियस से ली गई, जिसका अर्थ है आग। तो ये चट्टानें मैग्मा के जमने या पिघलती चट्टान के पदार्थ से बनती है। ये चट्टानें कैसे बनती है बच्चों? मैग्मा के जमने और पिघलती चट्टान के पदार्थ से बनती है। तो आपको पता है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप व दबाव के कारण क्या होता है बच्चों? पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप व दबाव के कारण चट्टानें क्या होने लगती हैं? पिघलना शुरू हो जाती है। तो उनसे क्या होता है? उनसे मैग्मा बाहर निकलता है और मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर जाकर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाने के बाद वो जम जाता है और फिर क्या फॉर्म कर देता है? वो फिर आग्नेय चट्टानों को फॉर्म कर देता है। तो ये चट्टानें क्या होती है बच्चों? मैग्मा के जमने या पिघलती चट्टान के पदार्थ से बनती हैं। मैग्मा जब सतह पर आता है तब लावा बन जाता है और ये क्या कहलाता है? फिर ये लावा ज्वालामुखी कहलाता है। तो ये लावा हमारा क्या कहलाता है बच्चों? ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट चट्टान की बात हम करने जा रहे हैं, कांतरीय चट्टानें। तो कांतरण का अर्थ ही होता है स्वरूप में परिवर्तन। स्वरूप में परिवर्तन। तो बच्चों कांतीय चट्टानें क्या होती हैं? चट्टानों के दबाव व तापमान के कारण परिवर्तित चट्टानें। चट्टानों में दबाव बढ़ता है, तापमान होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? चट्टानों का स्वरूप बदल जाता है। चट्टानें अपने एक ही स्वरूप में हमेशा नहीं रहती, उनमें स्वरूप परिवर्तन होता रहता है। अन्य चट्टानों के रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का मतलब है स्वरूप में परिवर्तन हो जाना। ये कायांतरण की प्रक्रिया से परिवर्तित होती हैं और कायांतित चट्टानें बन जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों अवसादी चट्टानें या तलछटी चट्टानें। तो ये चट्टानें किस चीज से होती हैं बच्चों? ये चट्टानें अपरदन और आच्छादन के कारण बनती हैं। ये चट्टानें अपक्षय, अपरदन और आच्छादन के परिणाम स्वरूप क्या होती हैं? तथा चट्टानी पदार्थों के संघनन के कारण बनती हैं। तो अपक्षय, अपरदन, आच्छादन कैसे होता है बच्चों? जैसे मैंने आपको बताया था, वायु, जल और बर्फ के द्वारा। तेज बहती हुई वायु से क्या हो जाएगा बच्चों? अपरदन हो जाएगा। तेज बहते हुए जल से क्या हो जाएगा? अपरदन हो जाएगा। बर्फ के पिघलने से क्या हो जाता है? अपरदन हो जाता है। जिन चट्टानों का निर्माण अपक्षय, अपरदन और आच्छादन के परिणाम स्वरूप होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें या तलछटी चट्टानें कहते हैं। तो ये चट्टानों के प्रकार है, 3 तरह की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें, कांतीय चट्टानें और अवसादी चट्टानें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है बच्चों? मैग्मा के जमने से। मैग्मा के जमने से जो लावा निकलता है उसे आग्नेय चट्टान। कांतीय चट्टानें क्या होती है? स्वरूप में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये चट्टानें बनती हैं। और नेक्स्ट हमारी अवसादी चट्टानें कैसे निर्माण होता है? अपक्षय, अपरदन और आच्छादन के परिणाम स्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है।
स्वरूपीय परिवर्तन से होता है। तो बच्चों शैल जो चक्र है उसका संबंध किससे होता है? चट्टानों के स्वरूपीय परिवर्तन से होता है। चट्टानों के स्वरूपीय परिवर्तन से होता है। तो शैलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती। कोई भी शैल अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती है, बल्कि उसमें क्या होता रहता है बच्चों? उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैल परिवर्तित होकर क्या हो जाती है? नवीन रूप धारण कर लेती है। तो पुरानी शैल जो क्या होती है? परिवर्तित होकर क्या हो जाती है बच्चों? परिवर्तित होकर नवीन रूप धारण कर लेती है। नवीन रूप धारण कर लेती है। तो आग्नेय शैली जो बच्चों हमारी क्या, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, आग्नेय शैली क्या है? हमारी प्राथमिक शैली होती है। आग्नेय शैली हमारी होती है प्राथमिक शैली। इज इट क्लियर? तो तथा अन्य जो शैली हैं, अवसादी शैली और कायांत्रित शैली, इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होती है। मतलब कुल मिला के क्या है कि आग्नेय शैली हमारी प्राइमरी रॉक्स है, और जो दूसरी जो शैली हैं, अवसादी शैली हैं और आपकी जो कायांत्रित शैली है वो किससे निर्मित होती है? आग्नेय शैलों से ही निर्मित होती है। आग्नेय शैलों के अनाच्छादन के फलस्वरूप क्या होता है बच्चों? अवसादी शैलों का निर्माण होता है। देखिए आग्नेय चट्टान है, मौसम और अपरदन हो रहा है जिससे अवसाद हो रहा है। अवसाद से फिर क्या हो रहा है? आच्छादन और सौंदर्यीकरण हो रहा है जिससे क्या हो रहा है? तलछटी शैलों का निर्माण हो रहा है। तो आग्नेय शैलों के अनाच्छादन के फलस्वरूप क्या होता है बच्चों? अवसादी शैलों का, और फिर अत्यधिक ताप और दबाव के कारण क्या हो जाता है बच्चों? अत्यधिक ताप और दबाव के कारण कायांत्रित शैलों का निर्माण होता है। तो बहुत अत्यधिक ताप और दबाव के कारण क्या हो जाता है बच्चों? कायांत्रित शैलों का निर्माण हो जाता है। फिर कायांत्रित शैलों का निर्माण हो जाता है, फिर क्या होता है? द्रवण की प्रक्रिया होती है, चट्टानें पिघलना शुरू हो जाती हैं। चट्टानों के पिघलने से क्या होता है? उसमें से मैग्मा निकलने लगता है, और मैग्मा जब पृथ्वी के धरातल को ऊपर जाता है वो ठंडा होकर क्या हो जाता है? जम जाता है। तो जम के वो क्या निर्माण कर देता है बच्चों? क्रिस्टलीकरण कर देता है, चट्टानों का निर्माण कर देता है। तो निर्मित भूपृष्ठीय शैलें, हमारी निर्मित भूपृष्ठीय शैलें हमारी कौन सी हैं? आग्नेय, कायांत्रित और अवसादी। प्रत्यावर्तन के द्वारा क्या करती हैं बच्चों ये चट्टानें? ये जो हमारी निर्मित भूपृष्ठीय शैलें हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांत्रित, प्रत्यावर्तन के दौरान क्या होता है? ये जो शैलें होती हैं हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर चली जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत तापमान अधिक होता है। तापमान बढ़ने के कारण क्या हो जाता है? ये शैलें पिघल जाती हैं। ये देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत ज्यादा उष्मा और तनाव के कारण क्रांति चट्टानों का निर्माण हो रही है। चट्टानें क्या हो जा रही है बच्चों? द्रवण मतलब पिघल जा रही है। तो इन चट्टानों के पिघल जाने से क्या होता है? इनमें से क्या निकलने लगता है? ये मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है बच्चों? मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। और यही मैग्मा क्या है? सभी शैलों का मूल स्रोत है। ये जो मैग्मा है ये सभी शैलों का क्या है बच्चों? मूल स्रोत है। शैलों का मूल स्रोत है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि शैल चक्र क्या होता है। मेन कुल मिला के क्या है? मेन चट्टानें जो हमारी होती है आग्नेय चट्टानें। जो आग्नेय चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। इन्हीं आग्नेय चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। मौसम और अपरदन होता है, फिर अवसाद होता है, अवसाद के बाद आच्छादन और सौंदर्यीकरण होता है, फिर तलछटी शैलों का निर्माण होता है, फिर उष्मा व दबाव के कारण कायांत्रित चट्टानों का निर्माण होता है, फिर द्रवण की प्रक्रिया होती है। द्रवण की प्रक्रिया होने से मैग्मा निकलता है, मैग्मा जमकर चट्टानों का निर्माण कर देता है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। हेलो क्लास, वेलकम टू यू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर सेकंड यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा चुकी हूँ कि मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ प्रथम युद्ध यानी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तथा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली का प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध जो था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया तथा तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई।
तथा उस समय चौहान वंश माने क्योंकि चौहान वंश का सबसे सशक्त और समृद्धशाली राजा पृथ्वीराज चौहान थे, इसलिए उनके बाद कोई इतना भी सशक्त राजा नहीं आया। 1194 में उन्होंने जयचंद माने मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी हराकर बड़े भारत में पूरी तरीके से उसका राज हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वंश था वो क्या था? गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो शासन काल था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक था। दिल्ली गुलाम वंश यानी गुलाम वंश का तात्पर्य था, गुलाम वंश को दूसरे शब्द ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ममलूक का शाब्दिक अर्थ है किसी के अधीन होना, अधीनस्थ होना। इस प्रकार हम कह सकते हैं गुलाम वंश के जितने भी शासक थे वो क्या थे? गुलाम थे। एज कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अदर जितने भी शासक थे वो क्या थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। वो कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी भी स्वयं गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम क्या था? गुलाम वंश था। सबसे पहला शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। शासनकाल बहुत ही कम समय के लिए था, परंतु यह एक पहला ऐसा शासक था जो सबसे प्रजा के प्रति उदार तथा शक्तिशाली बनने के लिए उसने कई काम किए। कहा जाता है कि सबसे पहले दिल्ली में उसने कुतुब मस्जिद का निर्माण करवाया था तथा उसने कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया, परंतु कुतुब मीनार का निर्माण पूरा न होने से पहले 1210 में उसकी मृत्यु हो गई थी। 1210 में मृत्यु होने के पश्चात इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया। कुतुब मीनार के काम को पूरा करने के बाद इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा ही शासक था, वह भी प्रजा के प्रति उदार तथा एक समृद्धशाली था। उसने भी कई दक्षतापूर्ण कार्य किए। इल्तुतमिश के बाद जो शासन था वो रजिया का था। रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। क्योंकि इल्तुतमिश के भी कई बेटे थे, परंतु इल्तुतमिश को अपने बेटों पर कोई विश्वास नहीं था, इसलिए शासन का कार्यभार उन्होंने अपनी बेटी रजिया को दिया। अब हम बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद। रजिया के बाद 1246 से 1265 रजिया का भतीजा अलाउद्दीन ने 1240 से 46 तक शासन किया। माना जाता है कि रजिया के बाद उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन यानी नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1240 से 1246 तक शासन किया, परंतु वे बड़े कमजोर शासक थे। ये क्या थे? शक्तिशाली नहीं थे, ये क्या थे? कमजोर शासक थे। इनका जो शासन था वह बहुत अधिक समृद्धशाली नहीं था। गियासुद्दीन बलबन, नसरुद्दीन महमूद के बाद गियासुद्दीन बलबन का शासन था, जिसका शासनकाल यानी 1266 ईस्वी में एक ताकतवर एवं श्रेष्ठ शासक के रूप में इसे जाना जाता है। ये मानते हैं कि बलबन की मृत्यु के बाद बलबन की मृत्यु कितने 1287 ईस्वी में हुई थी, और उनका पोता जो गुलाम वंश का आखिरी शासक था, जिसकी हत्या 1290 में हुई थी। ये माना जाता है कि गियासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1266 ईस्वी में एक ताकतवर एवं शक्तिशाली एक शक्तिशाली राजा के रूप में हुई थी। और यह भी माना जाता है कि इल्तुतमिश की तरह इसने भी कई नीतियों को कायम रखा तथा कई विद्रोहों के बाद भी ये अपनी सल्तनत काल के सल्तनत राज्य को मजबूत बनाया था। परंतु बलबन की मृत्यु होने के बाद गियासुद्दीन बलबन की मृत्यु होने के बाद कोई भी शासक कोई भी शासक ऐसा नहीं था जो इस शासन सत्ता को आगे बढ़ा सकता। इसलिए एक नए वंश का को एक मौका मिला था, जिसे हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। यानी मौके का फायदा उठाकर एक नया समुदाय गुलाम वंश के बाद एक नया समुदाय हमारे सामने आया था, जिसे हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। खिलजी वंश का जो जलालुद्दीन खिलजी था वो इस वंश का क्या था? संस्थापक था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी तथा खिलजी वंश का जो शासन काल था वो 1290 से 1320 तक था। इस प्रकार हम ये जानते हैं कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश को एक मौका मिला था भारत में आने से, जिससे इस
मौके का फायदा उठाकर इसने पूरा लाभ उठाया। जो जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का संस्थापक था, ये मैं आपको कल अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 2 यानी द्वितीय पाठा सत्यनिष्ठा की एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। अभी तक आप एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि आपकी बुक में यहाँ पर तृतीय पाठा लिखा हुआ है, वो मिसप्रिंट है, वो द्वितीय पाठा है सत्यनिष्ठा। ठीक है, इसे अच्छी तरह से आप समझ लें। और ये एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 17 पर है, तो आप देखें ध्यान से। निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए। ये शब्द दिए हैं अक्रुद्धर, अनुकर्तुम, कृतात्मना, प्रतिष्ठाम, स्ताब्दे, गुर्जर प्रांते, नाश। अक्रुद्धित लंग लगा प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का ही कर्ता होना चाहिए। तो सेंटेंस बना जनकः पुत्राय अक्रुध्यत, हलंत जरूर लगाए। अनुकर्तुम मीन्स नकल करने के लिए, तो इसका सेंटेंस बना शिक्षकाः तम शुद्ध वर्तनीम अनुकर्तुम प्रेरयत। शिक्षक ने उन्हें वर्तनी शुद्ध वर्तनी की नकल करने के लिए प्रेरित किया। आपको हिंदी में नहीं लिखना, सिर्फ समझा रही हूं मैं। आप सेंटेंस संस्कृत में लिखेंगे कृतात्मनः प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। कृतात्मनः प्रतिष्ठाम चिंतमानः, अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करते हुए। शिक्षकः आतंकितः अभवत्, शिक्षक भयभीत हो गए। अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करते हुए शिक्षक भयभीत हो गए। ये सेंटेंस का मतलब है। ख्रीस्ताब्दे 1869 ख्रीस्ताब्दे गांधी महोदय से जन्म अभवत्। 1869 ईस्वी में गांधी महोदय का जन्म। गुर्जर प्रांते तस्य जन्म अभवत्, गुजरात प्रांत में उनका जन्म हुआ। ना शक्नोत् मोहनदासः केटल शब्द से वर्तनी विन्यासम कर्तुम ना शक्नोत्। मोहनदास केटल शब्द का वर्तनी विन्यास नहीं कर सके। तो इस तरह से बच्चों, ये जो शब्द दिए हैं उनके मैंने ये वाक्य बनाए हैं, इसे आप अपनी बुक में पेंसिल से लिखें। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 5 पर शब्द रूपों के विभक्ति और वचन पहचानिए। ये शब्द दिए हैं अनुकरणे, तस्मै, गंभीरे, स्ताब्दे, कक्षायां। तो शब्द में विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो अनुकरणे शब्द में कौन सी विभक्ति है? नपुंसकलिंग एक वचन है ये, तो इसमें होगी अनुकरणे। जैसे फले सप्तमी, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। वचन कौन सा है? एक वचन। क्या? तस्मै तद शब्द का रूप है ये, पुल्लिंग में रूप चलेगा तो चतुर्थी में आता है तस्मै ताभ्याम तेभ्याम। तद पुल्लिंग का शब्द है ये, तो इसकी विभक्ति कौन सी हो गई? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। गंभीरे जैसे अनुकरणे शब्द आपने पढ़ा, वैसे ही गंभीरे भी सप्तमी एक वचन। ठीक है। ख्रीस्ताब्दे भी सप्तमी एक वचन। ठीक है, यही रिपीट होगा। कक्षा या कक्षा के रूप, कक्षा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसके रूप लता की तरह चलेंगे बच्चों। जैसे लतायाम, लतयो लतासु, सप्तमी में होता है ये शब्द रूप। सप्तमी विभक्ति
में लता शब्द के जो रूप चलेंगे वो लतायाम, लतयोः, लतासु। उसी तरह कक्षा शब्द भी आकारांत स्त्रीलिंग है, यानी कि लता शब्द की तरह ही रूप चलेगा। तो शब्द ये कौन सा हुआ? कक्षायाम किस विभक्ति का हुआ? सप्तमी। और वचन कौन सा है? एक वचन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत ध्यान से लिखना है कि इन शब्दों में विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है, ये ध्यान रखना है। ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में फिल करें, टाइमली अपना वर्क कंप्लीट करते रहें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। Myself Rakesh Kumar, science teacher of Shivaji Group of Institution. साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों चैप्टर ध्वनि पढ़ रहे थे, अब इसी चैप्टर में आगे है ध्वनि प्रदूषण से हानियां। यानी आज इस क्लास में ध्वनि प्रदूषण से हानियां और ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण पढ़ेंगे। तो ध्वनि प्रदूषण से हानियां, तो ध्वनि प्रदूषण से बहुत प्रकार की हानियां, निम्नलिखित हानियां होती हैं। जैसे नंबर 1, उच्च ध्वनि से कान का पर्दा फटने की आशंका रहती है, इसलिए बहुत उच्च ध्वनियों को सुनना बहुत मुश्किल होता है, अतः उच्च ध्वनियों से बचने की जरूरत होती है। इसी प्रकार से जब काफी उच्च ध्वनियां जो सुनने में भी कर्कश लगती हैं, अगर उनके बीच कुछ देर तक रहा जाए तो सामान्य व्यक्ति का भी ब्लड प्रेशर गड़बड़ करने लगता है। तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए तो उच्च शोर ध्वनियां बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। उच्च तारत्व वाले शोर से मानसिक तनाव तथा रक्तदाब में वृद्धि हो जाती है। फिर अगला नंबर है शोर मनुष्यों को चिड़चिड़ा बना देता है। पहले तो अधिक शोर से क्या होता है? अधिक शोर से रक्तचाप बढ़ जाता है। इसी प्रकार से कान का उच्च शोर से कान का पर्दा फटने की आशंका होती है, मनुष्य में उच्च शोर में मनुष्य चिड़चिड़ापन महसूस करने लगता है। उच्च शोर में चिड़चिड़ापन मस्तिष्क में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है। अतः हमको उच्च ध्वनियों से बचना चाहिए। शरीर शोर से सिर दर्द भी हो सकता है, इसलिए अत्यधिक शोर हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। अब ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण। ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करना चाहिए? तो नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, ट्रकों के हॉर्न या वाहनों के हॉर्न। ड्राइवरों को चाहिए कि जो वाहन में हॉर्न लगा हुआ है उस हॉर्न को धीमी स्पीड आवाज में बजाएं, यानी बहुत उच्च ध्वनि उत्पन्न न करें। धीमी ध्वनि वाले हॉर्नों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाकर या पेड़ लगाकर के ध्वनि या वाहनों की ध्वनि या हॉर्नों की ध्वनि के तारतम्य को
कम किया जा सकता है, यानी तारतम्य का मतलब पिच कम किया जा सकता है। घरों तथा कार्यालयों में शोर अवशोषक पदार्थ का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी प्रकार से वाहन चालकों को कम ध्वनि वाले हार्न का प्रयोग करना चाहिए। निरर्थक हार्न, बिना वजह हार्न नहीं बजाना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रदूषण नियंत्रण में हो गया। इसी प्रकार से और शादी पार्टी में मोस्टली डीजे बहुत चलता है, तो शादी पार्टी में डीजे की आवाज भी बहुत धीमी होनी चाहिए, बहुत तेज आवाज में डीजे नहीं चलना चाहिए, जिससे कर्कश ध्वनि उत्पन्न ना हो। तो अब इस प्रकार से अगला होगा वाद्य यंत्रों का प्रयोग। तो कुछ ध्वनियां तो कर्कश होती हैं, जो बहुत ऊंची ध्वनियां होती हैं वो एकदम कर्कश होती हैं, यानी कान को मस्तिष्क को सभी हानि पहुंचाने वाली होती है। इसी प्रकार से कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो जिनको मीठी ध्वनि कहते हैं या संगीत कहते हैं। संगीत एक मीठी ध्वनि है। संगीत में बहुत सारे यंत्र भी, संगीत वाले यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, और गिटार हो गया, पियानो हो गया, बांसुरी है। तो इनकी ध्वनियाँ कम आवाज की होती है, कम ध्वनि की होती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं तथा स्वास्थ्य के लिए भी कुछ हद तक अच्छा काम करती है। सजीवों द्वारा उत्पन्न ध्वनियों में है जंतुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनि। विभिन्न जंतु भिन्न भिन्न प्रकार से ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, जैसे मेढक के गले में। मेढक के गले में स्वैलिंग सी आ जाती है, नीचे एक वायु कोश होता है जिसमें वायु भर जाती है, ऐसे लटक जाता है नीचे की ओर, तो टर टर की आवाज करने लगता है वो। और वो उस समय मोस्टली मैथुन के समय ही वो इस तरीके की आवाज करता है। और धीमी आवाज में तो कभी भी बात कर सकता है, लेकिन जो टर टर की आवाज होती है वो मोस्टली बरसात के दिनों में भी और ज्यादा मात्रा में मेढक करते हैं, क्योंकि उस समय उनका पीरियड चल रहा होता है। तो उस टाइम में ये अपना यानी सहवास के लिए ही वो ये आवाज करते हैं। जंतुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनि। यदि आप बोलते हैं तथा गाना गाते समय अपने गले पर हाथ रखते हैं तो आपको गले में उत्पन्न ध्वनि का एहसास होता है। आप गले में जब हाथ रखते हैं तो आपको, चूंकि गलकंठ में यहाँ पर एक 2 या 3 सेंटीमीटर का एक पार्ट होता है जहाँ से ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो मनुष्य की भांति अन्य स्तनधारी जंतुओं में भी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से प्रदूषण भी आपने समझ लिया और प्रदूषण नियंत्रण भी समझ लिया और वाद्य यंत्रों के बारे में भी समझ लिया। क्योंकि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ मीठी ध्वनियाँ होती हैं, अतः वो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हैं। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। ध्वनि चैप्टर आपका पूरा भी हो गया। तो आगे नेक्स्ट क्लास में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 7H में ये सब्जेक्ट कंप्यूटर की क्लास है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1, आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थान भरें, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कंप्यूटर के सभी कलपुर्जों, भागों, उपकरण आदि को डैश कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जो भी आपके पार्ट्स होते हैं, कलपुर्ज का मतलब होता है जो उसके जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं और सभी उसके भाग और उपकरण, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? इन सब को हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। क्या कहते हैं हम लोग इनको? हार्डवेयर। ओके, यानी कि कंप्यूटर का हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया कि ऐसे भाग कंप्यूटर के जिनको हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आता है सेकंड, कंप्यूटर को दिए जाने वाले किसी आदेश या
डैश को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यानी कि क्या हुआ, कंप्यूटर को दिए जाने वाला आदेश या निर्देशों का समूह, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों का समूह। निर्देशों का समूह जो है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर की परिभाषा भी यही होती है कि निर्देशों का समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये बच्चों क्लियर हो गया आपका। अब उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर से कोई भी कार्य कराने के लिए हमें डैश देना पड़ता है। तो हम लोगों ने पहले भी एक बार ये बात डिस्कस करी थी कि जब हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर जो है हम लोग यानी कि हम लोग पहले भी ये वाली बात डिस्कस कर चुके हैं कि हार्डवेयर, तो अगर वो कोई काम अगर हार्डवेयर से करा रहे, सपोज आपके घर में सबको पता है वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में जैसे आप लोग एक तरफ हम लोग कपड़े वॉश करते हैं, एक तरफ उसको ड्रेन करते हैं, तो ये थोड़ी ना होता है कि हमने वॉश वाला करा और ड्रेन भी अपने आप हो जाए या ड्राई भी अपने आप हो जाए। तो उसमें एक नॉब लगी होती है, एक स्विच होता है जिसको आप घुमाते हैं कि नहीं अब ड्राई हो। तो यानी कि क्या हो, उसको हमको निर्देश देना पड़ा ना, आदेश देना पड़ा। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये जितना भी हार्डवेयर, ये सब कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सब सारी मशीन हार्डवेयर ही होती है। तो यहाँ पर भी यही चीज होगी, कंप्यूटर हार्डवेयर से कोई भी कार्य कराने के लिए हमें उसको क्या देना पड़ता है, निर्देश देना पड़ता है। यहाँ पे बस आप आदेश नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे निर्देश देना पड़ता है या उसको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है, कंप्यूटर से हमारा संपर्क या संवाद डैश के माध्यम से हो पाता है। यानी कि कंप्यूटर का जो से हमारा संवाद जो है, संवाद या संपर्क जो है किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। यहाँ पर ये तो हमको पता ही कि कंप्यूटर जो है वो जब हम लोग अगर कंप्यूटर एक हार्डवेयर है और वो मशीन है तो हमसे कम्युनिकेट किसके थ्रू होती है, यानी कि हम लोग कंप्यूटर में आपस में बातचीत जो है वो किसकी हेल्प से करते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो सॉफ्टवेयर आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबको क्लियर हो गया। हम सबको ये पता है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर कंप्यूटर से जो कम्युनिकेशन है, यानी कि ये जो संपर्क या संवाद, इसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है। ये चीज सबको क्लियर हो गई। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन कि डैश भी किसी प्रोग्राम के द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का डैश भाषा में करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ट्रांसलेटर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अनुवादक। आप कंप्यूटर में 3 तरह के अनुवादक होते हैं, एक होता है असेंबलर, कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो कंपाइलर है, ठीक है बच्चों, इसको कंपाइलर कहते हैं हम लोग। ये है आपका कंपाइलर। कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम के द्वारा, अगर आप लोग कोई भी प्रोग्राम जो है वो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है उसको हम लोग सोर्स प्रोग्राम ही कहते हैं। ये बच्चों सबको पता होना चाहिए कि अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सोर्स प्रोग्राम क्या है, तो आप ये लिख सकते हो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को हम लोग सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में क्या करता है, अनुवाद करता है, या उसको हम लोग कह सकते हैं ट्रांसलेट करता है। तो इस तरह से हम लोग को ये पता है ट्रांसलेटर कितने तरीके हो गए। ट्रांसलेटर आपके 3 तरीके के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और
असेंबलर। तो बच्चों आज आपका हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान हमने कराए हैं। कल हम लोग इसी तरह से ट्रू फॉल्स और इसके और जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। अब आपको चैप्टर नंबर 1 जो है वो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।